हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सर और आज हम कराने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 यानी विद्युत आवेश कूलाम का नियम। ये चैप्टर का नाम है आपका, ठीक है। विद्युत आवेश कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, ये आपका चैप्टर का नाम है और इसमें हम पार्ट नंबर 2 कराने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि पार्ट नंबर 1 मैंने इससे पिछली वीडियो में करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है आप उस पर क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो पार्ट नंबर 1 भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए पार्ट नंबर 1 में मैं आपको बता दूं हमने क्या करा दिया। उसमें हमने विद्युत आवेश को समझाया है। आवेश क्या है, आवेश के प्रकार कितने हैं, ठीक, कितने प्रकार का होता है और फिर उसके गुण क्या क्या है, ये सारा कुछ हमने जो कराया है पार्ट नंबर 1 में कराया है। क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो है विद्युत आवेश। आवेश को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए जिसने भी वीडियो फर्स्ट हमारा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके पहले सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को देख लें आप जरूर, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट है। तो आज जो हम कराने वाले हैं इसमें विद्युत क्षेत्र कराएंगे, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र क्या है पहले इसको समझते हैं। देखिए कल हमने इससे पिछली वीडियो में बताया था आवेश के बारे में, विद्युत आवेश। तो ये जो है ये क्या है, विद्युत आवेश है, ठीक है। आवेश है, आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से करते हैं। स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए आवेश है, ठीक है। और इस आवेश के चारों ओर इसका क्या रहेगा, इसका प्रभाव रहेगा इसके चारों ओर। ये रहा, सपोज ये जो है इसका क्या है, प्रभाव है। तो इतने क्षेत्र में इस आवेश का क्या है, प्रभाव है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है यही हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, ठीक। समझ में आया विद्युत क्षेत्र क्या है। तो कैसे कह सकते हैं हम, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव पाया जाता है वही उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल वे में समझते हैं। आइए चलिए देखिए, विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है इसका प्रभाव कहां तक है। तो मान लीजिए ये जो है बाउंड्री, ये क्या है, इसका प्रभाव है। तो ये इतना क्षेत्र क्या होगा, इसका विद्युत क्षेत्र हो गया। इसको समझेंगे कुछ इस तरीके से। मान लीजिए हमने एक और आवेश ले लिया Q0, ये क्या है, परीक्षण आवेश है। क्या ये, परीक्षण आवेश। इसको हम परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं। अच्छा, परीक्षण आवेश क्या होता है जरा इसको भी समझ लीजिए। परीक्षण आवेश वह आवेश होता है जिसका परिमाण बहुत नगण्य होता है, अर्थात इसका अपना विद्युत क्षेत्र नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। और इसको किसी भी बिंदु पर रख करके हम टेस्टिंग करते हैं, यानी कि परीक्षण करते हैं। अलग अलग बिंदुओं पर रखकर इसका परीक्षण करते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से परीक्षण क्या करेंगे, इसी कारण इसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। क्योंकि हम इसे विद्युत क्षेत्र में रखकर उसमें क्या निकालते हैं, ठीक है, विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मेजर करते हैं अलग अलग बिंदुओं पर। तो इसलिए इसकी सहायता से परीक्षण किए जाते हैं, इस कारण इसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। चलिए, परीक्षण आवेश में इतना है। देखिए अगर मैंने इस परीक्षण आवेश को यहां रख दिया तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा। हम जानते हैं कि जब दो आवेश एक दूसरे के समीप रखे होते हैं तो ये एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, विद्युत आकर्षण या विद्युत प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। लेकिन ये क्या है, आवेश, इसका खुद का तो कोई क्षेत्र है ही ना, अर्थात इसका जो विद्युत बल है वो क्या है, ना के बराबर होगा। ये इस पर कोई विद्युत बल नहीं लगाएगा, अर्थात इसका क्षेत्र नहीं है, कोई भी इसका प्रभाव क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो किसका रहेगा, सिर्फ इसका रहेगा। तो देखिए मैंने इसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर रख दिया इसको, तो इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको यहां रखूं तो भी इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, इस आवेश पर, इसकी वजह से कोई बल नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहां रखा तुरंत इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य करने लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आवेश है मैंने इसके प्रभाव क्षेत्र में रख दिया है। तो इसका मतलब क्या है, यही इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो समझ में क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव पाया जाता है उसी को हम उसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में इतना समझ लिया आपने, ठीक है, क्लियर है ना। विद्युत क्षेत्र के बाद अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगला बिंदु आता है हमारा इसमें पॉइंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको और समझते हैं क्या है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ठीक है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसमें मैं एक काम कर दूं, यदि Q0 की वैल्यू हम 1 ले लें, 1 कूलम, यानी परीक्षण आवेश का मान कितना है, एकांक है। और ये कैसा, धनावेश है। ये कैसा है, एकांक धनावेश है। Q0 क्या है, एकांक धनावेश है, ठीक है। तो जैसे हम Q0 की जगह +1 कूलम करेंगे तो E² कितना हो जाएगा, F हो जाएगा। फिर
क्यू नॉट की वैल्यू 1 कर दीजिए, सो 1 करते F/1 यानी F हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं कब, जब क्या हो, आवेश एकांक हो। अर्थात इसको हम कैसे कहेंगे, डेफिनेशन के रूप में कैसे कहेंगे, एकांक परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई कहते हैं। क्लियर, दोबारा सुन लीजिए, एकांक परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। अच्छा, अगर इसके मात्रक की हम बात करें, हम इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो मात्रक निकालना बहुत आसान हो जाएगा। पूरी 11वीं क्लास में हमने यही सिखाया था आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसका हम फॉर्मूला हमारे सामने है, इक्वल टू F/Q0। अब यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं। चलिए चलिए आप भी करिए, निकाल के बताइए। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए इसका मात्रक क्या होगा। तो जो भी लोग कर सकते हो पहले आप बताइए इसका मात्रक क्या होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कितना होगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसको। देखिए इसका विद्युत क्षेत्र का मात्रक निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो F/Q0 है। तो F क्या है, बल है, और बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, फिर प्रति, और यहाँ आवेश है, आवेश का कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये होता है न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक। ठीक है, बताइए जरा किस किस का सही आया, जिसका भी सही आया हो बताइए कि सर मेरा सही आया है। ठीक है, बताइए। चलिए ठीक है भाई, आगे देखिए इसका मात्रक लिख दिया, तो इसका विमेय सूत्र बता दीजिए आप। इसका विमेय सूत्र भी बताइए, बताओ क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो क्या होगा इसका विमेय सूत्र। ठीक है, चलिए अगर आपने निकाल लिया है तो वीडियो को पॉज करके, यानी वीडियो को रोक करके आप, ठीक है, निकाल लीजिए। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ से कि क्या आता है। ठीक है, चलिए चलो मैं करता हूँ इसे। ठीक है, आपने कर लिया होगा, मैं करता हूँ। ठीक है, विमेय सूत्र निकालेंगे, पहले बल का विमेय सूत्र लिखो और बटे आवेश का विमेय सूत्र। अच्छा, बल का विमेय सूत्र क्या होता है, mL/T-2 होता है। पूरी 11वीं क्लास में हमने विमेय सूत्र निकालने सिखाते, बहुत अच्छे से सिखाए थे। और आवेश का मैंने आपको पहले फर्स्ट पार्ट नंबर 1 में बताया था, इसका AT होता है। अब इसको जरा देखिए, सॉल्व कर दीजिए। mL T की पावर कितना होगा, -3 हो जाएगा, और A जो है ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका विमेय सूत्र हो गया। ठीक, चलिए बताइए किस किस का सही आया है, बिल्कुल जल्दी बताइए, ईमानदारी से बताना। ठीक है, बेईमानी नहीं चलेगी, बिल्कुल ईमानदारी से बताना कितना आया। देखो सभी का इतना आ रहा है, कुछ और आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कैसा है, और जिसका भी सही आया है वो बताइए कि सर मेरा सही आया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक आता है इसमें कूलाम वैल्यू। अब लेते हैं हम इसमें कूलाम का नियम। कूलाम का नियम लेते हैं पहले इसमें। ठीक है, चलिए देखिए कूलाम जो है साइंटिस्ट का नाम है, और वैसे कूलाम क्या होता है, आवेश का मात्रक। क्योंकि कूलाम ने ही आवेश के बारे में बताया था, इसलिए आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और ये जो नाम है कूलाम, ये क्या है, वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, विद्युत आवेशों के संबंध में एक क्या दिया था, नियम दिया था, इसी को कहते हैं कूलाम का नियम। तो क्या था, विद्युत आवेश के नहीं, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में दिया था। यानी हम जानते हैं कि जब भी दो आवेश, सपोज हमारे पास दो बिंदु आवेश है, ये Q1 है और ये हमारे पास दूसरा आवेश है Q2। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो बिंदु आवेश है, ठीक है, और एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर रखे हुए, यानी इनके बीच की दूरी क्या है, निश्चित है। तो ये जो r दूरी है वो क्या है, निश्चित है, हमें पता है क्या होती है, ठीक, हमें पता है कितनी है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं इसे। तो ये क्या है, निश्चित रहेगी। तो जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर रखे होते हैं, तो सदैव इनके बीच में क्या काम करता है, विद्युत बल कार्य करता है। और मान लीजिए विद्युत बल क्या है, F है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा। अब ये विद्युत बल जो होता है दो प्रकार का होता है, आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का। अगर ये दोनों कैसे धन धन आवेश है तो भी विद्युत प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और दोनों ऋण आवेश है, दोनों ऋण आवेश है माइनस माइनस के, तो भी इनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा।
और अगर ऐसा हो जाए ये प्लस हो और ये माइनस हो, अपोजिट यानी कि विजातीय हो, ठीक है, एक धनावेश और एक ऋणावेश हो, ये ऐसा हो सकता है ये धनावेश हो ये ऋणावेश हो, तो इनके बीच में हमेशा क्या लगता है, आकर्षण का बल लगता है। इतना हमने आपको पहली वीडियो में बता रखा है, तो इसलिए पहले कह रहा हूं, जिसने नहीं देखी पहली वीडियो उसको देख लो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करो और पहले वो देखो। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो देखिए अभी तक हमको ये जानकारी थी कि जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रख दिए जाते हैं तो इनके बीच में विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछ रहे कितना बल कार्य करेगा, उस बल का परिमाण कितना होगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, और वो सूत्र जो मिलेगा आपको इस कूलम के नियम से मिलेगा, ठीक है। तो कूलम ने नियम दिया था जिसके आधार पर उस बल का परिमाण हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे, मान लीजिए इनके बीच में कूलम ने बताया था, अपने दो बातें बताई थी कूलम ने। पहली बात क्या बताई थी, पहली बात ये बताई थी कि इन दोनों के बीच में यानी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल जो होता है F, ये सदैव आवेशों के गुणनफल यानी Q1 into Q2 आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये होगी हमारी फर्स्ट। कूलम ने बताया था, कूलम के अनुसार दो बिंदु आवेश यदि निश्चित दूरी r पर रखे हुए हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला विद्युत बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और नंबर सेकंड बात जो बताई थी, न्यूटन ने क्या बताई थी, सॉरी कूलम ने क्या बताई थी कि ये जो विद्युत बल होता है ये सदैव आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो समान अनुक्रमानुपाती सामने होता है और व्युत्क्रमानुपाती नीचे होता है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये दोनों बातें जो बताई थी ये कूलम ने बताई थी, इसीलिए इसको बोलते हैं कूलम का नियम, क्योंकि दोनों बातें किसने बताई थी, कूलम ने बताई थी। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ मिला दें। तो देखिए क्या होगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा यहां से अगर हम जानते हैं कि इस जब हम इसको हटाते हैं ना, अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, पढ़ा रखा होगा आपने, हमने भी आपको कई बार बता दिया है, 11वीं क्लास में काफी बार बताया था, तो यहाँ भी ध्यान रखेंगे वही चीजें अप्लाई होगी सारी की सारी। तो देखो इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे हम, सपोज वो कांस्टेंट क्या है, K है, ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये जो K है इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक, और इस K की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k, और होता है इसमें एक और क्या होता है, इसमें एक और k आता है स्मॉल k, ये कैपिटल K अनुक्रमानुपाती नियतांक, और ये इस स्मॉल k क्या है, ये k क्या है, k ये जो स्मॉल k है इसमें ये होता है माध्यम का, इसे कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, क्या बोलते हैं इसको, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। और वायु या निर्वात के लिए, निर्वात के लिए ये जो k का मान होता है स्मॉल k, यही माध्यम का परावैद्युतांक कितना होता है, 1 होता है। देखिए वैसे तो हर माध्यम के लिए क्या होता है, ये अलग अलग होता है, ठीक है, जल के लिए अलग होगा, ठीक है, किसी और मीडियम के माध्यम के लिए अलग होगा, परंतु वायु निर्वात के लिए फिक्स होता है, वो 1 लिखेंगे हम हर जगह, ठीक है। तो k का मान कितना होता है 1। तो देखिए अब यहाँ पर एक चीज और आएगी इसमें, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, एप्सिलॉन नॉट जो है पहले तो हम देख लेते हैं ये क्या चीज है, इसे कहते हैं निर्वात की, इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, ओके, निर्वात विद्युतशीलता होती है, और इसका जो मान होता है वो फिक्स होता है, ये भी कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, इसका मान फिक्स होता है, कितना होता है देख लो, इसका होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका मान। अच्छा ये सारी वैल्यू देखो, वायु या निर्वात के लिए अगर हम इस कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कितनी आती है, कितनी आएगी, इसकी जो वैल्यू आती है, कहां कर दूं मैं, चलिए यहां कर देता हूं, ठीक है, ये जो k है इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी आती है, कैपिटल K की वैल्यू
क्या आती है, देखिए यहाँ से 4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 लगाइए, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या लगाइए, ये लगा दीजिए, और के की वैल्यू क्या करते हैं निर्वात या वायु के लिए 1 कर देंगे आप। तो पता है इसकी वैल्यू जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल के, दोबारा से देता हूं इसे, इस कैपिटल के की, यानी इसको पूरा सॉल्व करके के की वैल्यू 1 लगाओ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये लगाओ, फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, पाई की वैल्यू 3.14 लगाइए, तो पता है कितना आता है, 9 × 10 की पावर 9 आता है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, अच्छा ये चीज देखो, अब इसमें हम क्या जानते हैं, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं ना ये, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, इतना भी कर सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं इसको आप, बट आपको दिखाना पड़ेगा इसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है, और इसमें आप इसकी वैल्यू को रख कर भी कर सकते हैं, ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर इसी में आपसे कहने लगे वायु या निर्वात के लिए क्या हो जाएगा विद्युत बल, तो यहाँ के की वैल्यू क्या करना है, 1 कर देंगे, और इस के को 1 करके क्या कर देंगे, इसको के को नहीं देंगे, तो यहाँ से के हट जाएगा ये वाला, जब के की वैल्यू 1 हो जाएगी तो के खत्म हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तो वायु निर्वात में एफ कितना होगा, इतना, और किसी माध्यम की बात हो रही है तो यहाँ पर स्मॉल के रहेगा, जो भी इसका माध्यम का परावर्तक है उसको यहाँ रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कूलम का नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि 12th क्लास की पूरी फिजिक्स मैं आपको अपने इसी चैनल पर कराने वाला हूँ। ठीक है, यही सॉल्व कराऊंगा पूरी की पूरी फिजिक्स। ठीक, तो जो भी पूरी फिजिक्स ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं पूरी फिजिक्स को, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, अभी कंजूसी मत करो, कर दो लाइक। ठीक है, करो लाइक। ठीक है, जिन्होंने कर दिया उनके लिए थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को शेयर कर दीजिए आप जरा थोड़ा, और बच्चों के साथ, या अपने ग्रुप में कोई अच्छा सा ग्रुप हो आपके पास जिसमें काफी सारे इंटर के स्टूडेंट हो, उनके पास ये शेयर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।